नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन आज दो बयानिए हैं जो दोनों बयानिए को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और दोनों बयानिए बहुत बड़े बयानिए हैं। एक अपोजिशन का है यानी पीडीएम का बयानिया है और एक हुकूमत का बयानिया है। अच्छा, पीडीएम का बयानिया आप जैसे जानते हैं, पीडीएम ये कह रही है कि मौजूदा हुकूमत जनवरी तक नहीं रहेगी। अभी उन्होंने रिसेंटली जो कहा है वो ये कहा है कि लाहौर का जो जलसा है उनका वो एक रेफरेंडम साबित होगा और रेफरेंडम के मायने आप समझते हैं कि उसमें बेशुमार लोग होंगे, आवाम की बहुत बड़ी तादाद होगी। ये दावा है पीडीएम का। दूसरा उनका कहना है कि हुकूमत अपनी अददी अक्सरियत जो पार्लियामेंट में है वो भी खो चुकी है। ये उनका दावा है पीडीएम का कि अददी अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पास अब नहीं रही है। हुकूमत चल तो रही है लेकिन अगर सही वोटिंग हो जाए तो पार्लियामेंट में हुकूमत अपोजिशन में चली जाएगी। ये उनका स्टेटमेंट है। और जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वो है आपका कि रास्ते में यानी इस्लामाबाद के रास्ते में होंगे तो हुकूमत चली जाएगी, रास्ते में होंगे तो हुकूमत चली जाएगी। ये एक स्टेटमेंट है उनका बहुत बड़ा, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा जो है वो है हुकूमत कहती है कि ये धमकी पिछली साल भी धमकी दिया गया था, ये पिछले साल भी इसी तरह की बात की गई थी लेकिन आज तक पीटीआई की हुकूमत कायम है। दूसरा उनका कहना है इत्तेहादी उनके साथ है। तीसरी बात जो वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे और ये हुकूमत 2023 नहीं बल्कि 2028 तक चलेगी। बहुत बड़ा दावा है उनका। अब इन दोनों दावों का वक्त आ गया है क्योंकि जो भी फैसला होना है वो इस जनवरी और दिसंबर के महीने के अंदर अंदर होना है। तो इस इशू पे बात करेंगे। हमारे पास जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। राना सनाउल्लाह हमारे साथ होंगे, एमएनए हैं, सदर मुस्लिम लीग नून, साबिक वज़ीर कानून भी हैं, लाहौर के सदर, पंजाब के सदर भी हैं। आपका शुक्रिया सर, आप हमें ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करेंगे। और सेनेटर रुबीना खालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और फिर वापस आपको दोबारा ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक जी। मैं सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब की तरफ आ जाता हूँ। राना साहब, मैंने इंट्रो में दो बातें सामने रखी थी, दो बयानिए हैं, एक हुकूमत का है, एक अपोजिशन का है। अपोजिशन का जो बयानिया है वो तो पीडीएम रेगुलर ये कह रही है कि ये हुकूमत जो सिलेक्टेड हुकूमत है ये जनवरी में नहीं रहेगी, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो रिसेंटली स्टेटमेंट आपकी आई है सर वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसकी मैं चाहूँगा कि आवाम तक ये बात पहुँचे। वो सवाल ये है कि आपने ये कहा है कि लाहौर का जलसा रेफरेंडम साबित होगा। रेफरेंडम यकीनन एक आम आदमी समझता है कि उसमें अवामी समुंदर होगा, हालांकि आपके सारे जलसे कामयाब हो रहे हैं। दूसरी आपने जो बात की है वो की है कि हुकूमत अददी जो उसकी अक्सरियत थी वो खो चुकी है। तो इसका मतलब है पार्लियामेंट में उनके जो सपोर्टर हैं, चाहे वो पीटीआई के हों या उनके इत्तेहादी हों, उनका साथ छोड़ चुके हैं। इस पे भी मैं आपका कमेंट्स। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो आपका जुलूस है इस्लामाबाद के रास्ते में ही होगा तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान इस्तीफ़ा दे देंगे सर, या कोई जो लास्ट पहले हमने देखा कि एम्पायर की उंगली उड़ जाती थी, क्या होगा, क्या इन चीज़ों को किस तरह देखते हैं आप सर? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो आपने ये की है कि पीडीएम का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो है वो जनवरी में चली जाएगी। देखिए, हमारा ये कहना है या हमारा ये मौक़िफ़ और यकीन है कि हम फैसला कुन लॉन्ग मार्च करेंगे और उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में वो लॉन्ग मार्च की तारीख अभी तक के पीडीएम की सरबराही अजलास के फैसलों के मुताबिक जनवरी में उसकी कोई तारीख होगी। लेकिन बहरहाल ये
पीडीएम की सरबराही अजलास जो 8 दिसंबर को होने जा रहा है, वो बाकायदा जो है वो इस बात का भी जायजा लेंगे कि जनवरी में मौसम कैसा होगा और किस तरह की जो है वो जरूरत पड़ सकती है वहाँ इस्लामाबाद में, जब हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग होंगे, और क्या मुश्किलात हो सकती हैं, क्या उसके इंतजाम हो सकते हैं, और उस मौसम के मुताबिक उस तारीख में रद्दोबदल का इख्तियार जो है वो सरबराही अजलास जो है वो रखता है। तो अगर पेशावर से मौलाना फजल रहमान चले, सखर सिंध से बिलावल भुट्टो जरदारी चले, PMLN मरियम नवाज साहबा की क़यादत में लाहौर से चले, और अगर ये मिलियंस और मिलियंस लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो फिर जिन कुव्वतों की इमा पे, जिन कुव्वतों के सहारे पे, जिन कुव्वतों के गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम के नतीजे में ये कठपुतली जो सिलेक्टेड हुकूमत मुल्क पे मुसल्लत है, ये महल और नालायक टोला, हमारा ये ख्याल है कि शायद फिर इस टोले को भी अगर ख्याल आ जाए तो आ जाए, अगर इसे ना आए तो उन्हें तो जरूर आएगा। और ये हुकूमत जो है, ये इसका घर जाना इतना आसान है कि ये इस वक्त भी इनके पास अदबी अक्सरियत पार्लियामेंट में नहीं है। आपके इल्म में होगा कि 4 वोटों की अक्सरियत से ये कामयाब हुए थे, और अब मुझे ये बात साबित करने की जरूरत नहीं है कि अख्तर मंगल साहब उस वक्त इनको वोट देने वालों में शामिल थे। एक जाम अब्बास साहब है गालिबन सिंध से, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, वो अभी भी आज़ाद ही हैं, वो उसमें शामिल थे। और वो लोग जो है वो इस वक्त PDM का हिस्सा है। वो लोग अख्तर मंगल साहब हमारे हर जलसे में तशरीफ भी लाते हैं, और वो जो तकरीर करते हैं वो आप मियां नवाज शरीफ की तकरीर को उसको 2 या 3 से जर्ब देने तो फिर बराबर होती है। तो इसलिए हमारा ये मौक़िफ़ या हमारा ये यकीन है कि ये अदबी अक्सरियत भी हो चुके हैं, और PDM जब फैसला कुन लॉन्ग मार्च करेगी तो इस हुकूमत जो है इससे मुल्क को, इस कौम को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सर यहाँ 2 बात रखूंगा, 2-3 बातें बहुत अहम है सर। एक तो हमने अवामी समुंदर देखा गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का, मरियम नवाज साहिबा का भी, बिलावल भुट्टो साहब का भी, लेकिन रिजल्ट सर उसके बिल्कुल बरखिलाफ आया। एक तो ये चीज़। दूसरा, हमने सेनेट में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी देखा सर, जिसमें ये वाज़ेह था कि अददी अक्सरियत तो पता भी चल गई थी सर, लेकिन जब वोट डाला गया तो कुछ और आया। अब सवाल ये बात है कि एक बात तय है कि अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि इत्तेहादी इनसे खुश नहीं है, एक लम्हे के लिए भी खुश नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम दबाव की बुनियाद पर उनके साथ हैं। तो सर अगर ये दबाव रहा सेनेट वाला, गिलगित बल्तिस्तान वाला, और जो इत्तेहादी के पास है, तो फिर आप अपने मकसद को कैसे हासिल कर सकेंगे? मैंने शायद आपने मेरी बात के ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं दी। मैंने जो लॉन्ग मार्च की सूरत बयान की है कि किस तरह से कौन और किस प्रेशर के साथ चलेगा, तो हमारा ये ख्याल है कि उस वक्त ये दबाव जो है, ये दबाव अपना रुख बदलेगा। ये दबाव जो है ये इसके ऊपर सेंस प्रिवेल करेगी, और ये दबाव जो है इस कठपुतली ये जो है वो नाअहल और नालायक, अब देखें ना कि ये एक ऐसा शख्स इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है जिसकी कोई अखलाकी कदर नहीं है, जिसमें कोई इंसानी जज्बा या इंसानी रवादारी नहीं है, जो अपने मुखालफिन के खिलाफ ऐसे केसेस बनाता है जिनमें कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत की सजा, और ये जाली केस बैठ के खुद मेहनत करके बनवाता है कि आप ये इतनी ड्रग्स डाल दो, ये इस्लाम मुकदमा बना दो, ये इस्लाम मुकदमा बना दो। नैब को जो है वो एक यानी सियासी इंजीनियरिंग के हथियार के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस सूरत में ये दबाव जो है, अगर इस दबाव को या इन कुव्वतों को जो है अगर इस मुल्क की कोई पासदारी है, वो ये समझते हैं कि ये मुल्क उनका भी है, हमका भी है, और सब ने इसमें
जो है रहना है, और अगर सब ने रहना है तो फिर सबसे पहले इस मुल्क की बका है। तो हमारा ये ख्याल है कि वो बताओ जो है वो अपना रुख बदलेगा, ठीक। और वो रुख बदलने की ढेर है। ये जो ढेर है इसको तो चंद दिन भी नहीं लगेंगे, ये तो फिर इतना आसान होगा। यानी इस वक्त असेंबली में पीटीआई की सतहों पे तकरीबन 55 से 80 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी को टिकट लेके दिया, किसी को पीटीआई में शामिल करवाया, किसी को हल्के से जितवाया, किसी की मदद बहुत ज्यादा की, किसी की मदद थोड़ी की। लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि जो मरहूने मिन्नत हैं इस बात पे कि वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से असेंबली में बैठे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ ये कुछ बैठी है, ये बैठने का हक आपका था, बैठ भी आगे वहां पे नहीं गया तो ये पार्लियामेंट उन मानों में नुमाइंदा पार्लियामेंट भी नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा जो है वो ख्याल करने की देर है। ये तो एक नवा नहीं जो है वो कायम रह सकते। तो इसलिए इतने नाजुक जो है वो सहारों पे खड़ी हुकूमत जो है, और जो सहारे भी बेशुमार हैं, कोई एक सहारा नहीं है, तो किसी ना किसी का रिप्लेस होना या एडजस्टेबिलिटी का थोड़ा इनबैलेंस होना जो है, उससे जो है वो ये मामला हो सकता है जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे। ठीक है सर, मैं आता हूं। अली मोहम्मद साहब, अपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट है कि जी जो वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं वो इतना बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, और 11 जमातें हैं पार्लियामेंट की, बहुत अहम जमातें उसमें शामिल हैं। और जैसा आपने सुना उन्होंने कहा है कि जी वो लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या कर रहे थे वो पीछे हटेंगे, और फिर आपके पास अददी अक्सरियत भी बकौल उनके वो ख़त्म होगी और आप धड़ाम से गिर जाएंगे। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हम याद करें पाकिस्तानी सियासत दरअसल सितारे एक शराफत का एक मंबा जनाब मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब आज हम में नहीं रहे। आज उनकी नमाज जनाजा थी, आज मनो मट्टी तले चले गए। पाकिस्तान की सियासत में शराफत का एक ऐसा किरदार जो हमेशा हम जैसे नए सीखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। हालांकि मेरी मुखालिफ जमात से थे, जाहिर है वो ओरिजिनली तो मुस्लिम लीग नून से नहीं थे, पुराने मुस्लिम लीग ही थे, फिर नून में शामिल हुए। मैं उनको इस पे भी सलाम पेश करता हूँ कि वो खत्म नबूवत के इशू पे असेंबली में आए, एक दर्दनाक तकरीर की, मैं उधर ही था, और इस्तीफा दे के चले गए ऐवान के, और इनसे नून लीग को छोड़ के चले गए। लेकिन मुझे एक उनसे मुलाकात याद है, असेंबली में वो भी तशरीफ लाते थे, हम भी आते थे, उनसे सीखा भी उनकी स्पीचेस से। एक दफ़ा मैं बाहर निकल रहा था असेंबली के गेट से, और जो पार्लियामेंटेरियंस अंदर आते और जाते हैं वहां जब मीडिया वाले खड़े होते हैं, जमाली साहब गाड़ी में बैठ रहे थे, मुझे कहते हैं कि नौजवान अच्छा बोलते हो। 2014-15 की बात है डॉक्टर साहब, मुझे कहते हैं नौजवान अच्छा बोलते हो लेकिन जज्बात से ज्यादा जरा आप होश से काम लिया करें और आप दलील में वजन पैदा करें। मैंने सीखा अपने बुजुर्गों से जो जिस भी जमात से हों, और कोशिश की है कि बतदरीज बेहतरी लाई जाए। तो अल्लाह उनकी मगफिरत करे जी, हम सबका असासा थे और अच्छे आदमी थे, अच्छे इंसान थे। खासकर जो है एक मुशर्रफ के वक्त में, हालांकि वो वज़ीर आज़म बने लेकिन डिक्टेशन लेने से इनकार किया था उन्होंने, और उन्होंने कुर्बानी दी थी। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और तरीकाकार भी यही है डॉक्टर साहब कि आप ऐन वक्त जब आपके पास इक़्तिदार हो आप कुर्बानी दें। मियाँ साहब की तरह नहीं कि जो वक्त गुजर जाए उसके बाद लकीर पीटते रहें। वो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, खड़े हो जाते, पूरी कौम साथ खड़ी हो जाती। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जब रिजेक्टेड हो जाएं उसके बाद आप कहें कि मैं बॉर्न अगेन डेमोक्रेट हूँ, लेकिन वो डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी, जमाली साहब की बात कहीं रह जाएगी। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आपने कहा कि अपोजिशन बड़ी पुरएतमाद है और वो जो है उनको वो कुछ दावे भी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की इसमें बेहतरी है, मेरी दुआ है कि हम एक दिन भी हमारी हुकूमत ना रहे। ये तो जनवरी की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान की इसमें बेहतरी है, मैं कहता हूं कल इमरान खान साहब की हुकूमत ना रहे और मैं वजीर ना रहा, लेकिन ये फैसला इन्होंने नहीं करना। ये फैसला
ऊपर वाले ने करना है और अवाम अपना फैसला जो है वो दे चुके हैं 2018 के इलेक्शन में। अब उसको ना मानने के दो तरीके हैं उस मैंडेट के। एक है कि आप कहीं की धांधली हुई है और आप पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएं, जो आज तक नहीं है। दूसरा जो राना सनाउल्लाह साहिब फरमा रहे हैं कि कोई 4 वोटों की हमारी अक्सरियत है, तो आईनी रास्ता इनके पास है, जाए नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट करें। अगर उसमें कामयाब होते हैं फबेहा। जहां तक तहरीक की बात है, हम तो स्टूडेंट थे डॉक्टर साहब, और आप थोड़ा सा मेरे उम्र में बड़े हैं, शायद आप अपनी तालीम पूरी कर चुके होंगे। मियां साहब ने तहरीक निजात चलाई थी, आपको याद होगा। बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा ने लॉन्ग मार्च किया था, आपको याद होगा। दोनों का रिजल्ट 0 आया, क्योंकि पाकिस्तान में कभी अवाम उतनी तादाद में नहीं निकलते, तहरीर स्क्वायर नहीं बनता। हाँ, अगर 22 करोड़ के मुल्क में करोड़ एक बंदा निकल आए तो फिर तो जाहिर है एक बहुत बड़ा नो कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर 10-15 हजार, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख बंदा भी आ जाता है, सो व्हाट। मैं इनको चैलेंज करता हूं, राना सनाउल्लाह साहब को, इनकी जमात को, ये 9 के 9 जितने भी इकट्ठे हैं, अबे इनकॉम्पिटेंट कहते हैं, मैं इनको करप्ट कहता हूं। अगर ये मयार है कि आप जत्था लेके आएंगे, जो हमें कहा करते थे जब हम 126 दिन यहां पे बैठे हुए थे कि जत्था कोई भी आ जाएगा, हुकूमत बदल जाएगी, मैं चैलेंज करता हूं, पहले तो कर नहीं सकते। जितना ये लेके आएंगे उससे 5 गुना हम अकेले पार्टी लेके आएंगे। कोई 5 दिन पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकेगा, कोई तरीका नहीं है। आप बर्दाश्त अब करें, आप अपने कर्मों का फल काट रहे हैं। 3 बार आपको मौका मिला है, क्या दिया इस मुल्क को? करप्शन खत्म कर दी? क्या डॉक्टर दानिश जैसे एक आम आदमी का बेटा बगैर सिफारिश के सिंध में नौकरी ढूंढ सकता है? पाकिस्तान के इदारों में जाके रिलीफ ले सकता है? आम आदमी अस्पताल में जाके रिलीफ ले सकता है? हम तो 2 साल के जिम्मेदार हैं। 2 साल में 73 साल का गन डॉक्टर साहब साफ नहीं हो सकता। इनसे जरूर ये पूछिएगा, मेरी बड़ी बहन भी बैठी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। रोटी कपड़ा मकान का नारा जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने लगाया 1969 में, जब मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी अभी 45 साल उम्र होने वाली है। 4 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बना चुकी है डॉक्टर साहब। कितनों को रोटी कपड़ा और मकान दिया? ठीक। तो डॉक्टर साहब वक्त फैसला करेगा। ठीक। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक दीन के एक तालिब इल्म और तारीख के एक तालिब इल्म और सियासत के एक तालिब इल्म के तौर पे ठीक, बड़े दावे नहीं करते। अल्लाह के काम अल्लाह के हवाले करें। ये कहना कि जनवरी में नहीं रहेगा, वो तो इज़्ज़ मन तशा वो तो ज़िल्ल मन तशा, डॉक्टर साहब ये फैसला अल्लाह करेगा। ठीक है। इमरान खान साहब कब तक हुकूमत में रहेंगे? जहां आपने एक और भी बात की कि कुछ लोग कहते हैं कि 2028 में 28 तक हम रहेंगे। मैं उन लोगों को भी कहता हूं बड़े बड़े दावे ना करें। ठीक। हम तब तक इख्तिदार में रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा और जब तक हम अपने वादों से ईफा करेंगे। हमने वोट एहतिसाब का लिया है। अगर एहतिसाब हो गया, अगर करप्शन के पैसे निकल आए, अगर पाकिस्तान के कौम के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के खजाने पे डाके मारे हैं वो जेलों में चले गए, सजाएं मिल गई, सिर्फ नाब की हिरासत में नहीं, सजाएं मिल गई डॉक्टर साहब, तो फिर अगली टर्म हमारी है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी और बड़ी ठोस और दलील वाली बात की और उसमें अगर का लफ्ज भी लगाया। बहरहाल 2.5 साल हो गए हैं और अभी आपका रिजल्ट 0 है। मैं आता हूं रूबीना खालिद साहबा की। रूबीना साहबा, आपने सवाल नहीं करता, नहीं आपने नहीं करता, वो आपकी जाती राय है। नहीं, वो राय है, चले नहीं कोई बात नहीं, आप आजाद हैं। मैं रूबीना खालिद साहबा की तरफ जाऊंगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं क्योंकि बड़ी बात आपने कर दी है। क्या कहती हैं रूबीना साहबा? शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल अली मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं और मैं इसकी बड़ी कदर करती हूँ, लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 दफा इक्तदार में आई तो वो 2.5 साल का जो इक्तदार था वो भी सबको मालूम है, और जिस तरीके से वो इक्तदार खत्म हुए और जिस तरीके से फिर वो हुकूमतें खत्म हुई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हाँ, 4 दफा इक्तदार भी जरूर आई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। हमारे कायदीन ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, रोटी भी दी, कपड़ा भी दिया, मकान भी दिया, रोजगार भी दिया। रोजगार दिया, वो रोजगार जो आज ये लोगों से छीन रहे हैं और लोगों के मुंह का निवाला जो ये छीन रहे हैं और जो लोगों के घरों की छतें ये छीन रहे हैं, ये सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब भी इक़्तिदार आया तो ये वाली चीजें कहीं भी पीपल्स पार्टी भी किसी के भी दौर में नहीं हुई कि लोगों से रोटी, कपड़ा, मकान और इवन अद्वियात की जो खरीद की ताकत है वो भी छीन ली गई है। वो जो इनके दौर में हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अली
कि हमने वो सब कुछ नहीं किया कर सके जो ये इन्होंने इन 2 सालों में कर दिखाया है, और पता नहीं आगे मजीद अगर ये रह जाते हैं तो और क्या कर दिखाएंगे। तो ये जो है बिल्कुल मैं इनके साथ एग्री करती हूँ। बाकी रही बात इक़्तिदार में रहने या ना ही रहने की, देखिए हमारी पार्टी के जो मंशूर है और सबसे बड़ी जो हम बात करते हैं वो हमारे कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये मोटो था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। देखिए आप अवाम को बहुत अरसे तक ना बेवकूफ़ बना सकते हैं, ना बहुत अरसे तक उसको दबा के रख सकते हैं, और खास करके जो नारा अब गिलगित बल्तिस्तान से उठा है वो कि मेरे वोट पे डाका नामंजूर, देखिए बहुत हो गई। लोगों का जो मैंडेट है, देखिए जो भी अवाम चाहे वो किसी को भी लाना चाहते हैं, ये अवाम का जो है हक है, उनके वोट की ताकत है। लेकिन अगर वो वोट की ताकत जो है उसको दबाया जाता है या किसी तरीके से उसको डाइवर्ट किया जाता है या चोरी की जाती है या उसका डाका उस पर डाला जाता है, तो फिर ये चीजें ज्यादा देर पा नहीं होती। अवामी हुकूमतें अगर गिराई जा सकती हैं, जो अवामी वोट से आई भी ताकतें गिराई जा सकती है, ये तो है ही ऐसा सेटअप जिसके जो है जो सतून है, बुनियादें हैं, वो कोई बहुत सॉलिड ग्राउंड पे नहीं है। ये तो इनको तो झटके की एक मार है, और जो झटका जिस दिन सही लगेगा फिर ये सारा जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं कि अब इनका जाना ठहर गया है, अगर आप देखें तो इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं सिर्फ बेरोजगारी के नहीं, बाकी जो कोरोना की जो सूरत हाल है जिसके लिए बार बार ये अपोजिशन को मोर्दे इल्जाम ठहराते हैं डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है अली मोहम्मद से कि 1 साल का हमें एक टाइम मिला था, ये जो पहली वाली लहर थी उसके बाद जो दूसरी है, तो उसमें हुकूमत ने तैयारी क्या की है, इसका अगर अली जवाब दे दें, ये मैं जानना चाहूंगी आपके तवज्जुह से। क्योंकि सिवाय ये कि अगर आप देखें तो पूरी तवज्जो, पूरी हुकूमत की रिसोर्सेज, पूरी हुकूमत की एनर्जी जो है ना वो सिर्फ एक चीज पे लगी है कि अपोजिशन को किस तरह से जो है वो विक्टिमाइज करना है, वो एक अलग चीज है, और किस तरह से इनके लिए जो है मुश्किलात खड़ी करनी है, और किस तरह से इनको ऐसा एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि जी ये है और वो है। लेकिन सिवाय इसके इनके पल्ले कुछ है नहीं। आप मुझे बताएं अस्पतालों की हालत इस वक्त क्या है, तैयारी क्या है, अवेयरनेस कैंपेन्स क्या है, वेंटिलेटर्स जो डॉक्टर साहब आप इसको जरूर देखिएगा, जो वेंटिलेटर्स सप्लाई किए गए पिछली लहर में, आप जाके देखिए डॉक्टर्स कह रहे हैं वो काम नहीं करते। वो टीम के डब्बे सप्लाई किए गए हैं, 60 और 70 लाख की कीमत के वेंटिलेटर्स जो दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये खुद अपने लिए जो है ग्राउंड बना रहे हैं, किसी और को तो जरूरत ही नहीं है इनके लिए कोई ग्राउंड बनाने की। इन्होंने अपने जो करतूत हैं, जो तरीकेकार थे इनके, उसी से जो है ना वो कर दिया है, और रहते रहते जो कसर खत्म हुई है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से खत्म कर दी। ठीक है, मैं नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक में जाऊंगा, फिर ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक जी। मैं राना सनाउल्लाह साहब, आप जो भी जवाब अली मोहम्मद साहब ने दिया उसको रिस्पॉन्ड करना चाहें ज़रूर कीजिएगा, लेकिन एक सवाल मैं और डाल देता हूं सर। यकीनन माजी में जो धरने और प्रोटेस्ट हुए हैं, अगर हिस्ट्री देखी जाए तो अवामी ताकत की बुनियाद पर बड़े बड़ी चीज़ें जो हैं वो गिरी हैं। इवन के मार्शल जैसी और ताकतवर तरीन परवेज़ मुशर्रफ जैसी हुकूमत का ख़ात्मा भी इस तरह हुआ है कि रास्ते में जुलूस था और फ़ोन आया और सारा है। लेकिन सर ये सब डिपेंड करता है कि जब वो सेलेक्टर जो है ना वो अवामी ताकत के दबाव में आकर अपने आप को न्यूट्रल कर लें या इस तरफ आते हैं। लेकिन सर आपके पास जो आम लोग कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास यानी मौजूदा अपोजिशन के पास जो 11 सियासी जमातें हैं, पार्लियामेंट की अहम तरीन जमातें हैं, जिनकी नंबर ऑफ मेंबर्स भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, अगर वो मुश्तरका एक बहुत ही आम सी चीज़ वो कहते हैं कि अगर मुश्तरका इस्तीफ़ा दे देते हैं वो, और जहाँ जहाँ प्रोविंशियल में वो इस्तीफ़ा देते हैं तो फिर कोई रुकावट नहीं है, कोई सिलेक्टर नहीं रोक सकता, कोई कुछ नहीं रोक सकता और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। जी सर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत दुरुस्त है।
कि अगर तकरीबन हाफ ऑफ द नेशनल असेंबली एंड हाफ ऑफ द पंजाब असेंबली एंड द सेम केस मेजॉरिटी ऑफ द सिंध असेंबली और 1/3 ऑलमोस्ट मेंबर्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अगर वो मुस्तफी होते हैं तो ये बहुत बड़ा आईनी बहरान होगा और इसे दोबारा फर्स्ट मैंडेट के बगैर वो इसे पुर नहीं किया जा सकेगा। तो लेकिन फैसला ये पीडीएम की सरबराही मीटिंग में होना है। पीएमएल-एन का तो ये स्टांस बड़ा वाज़ेह है और हम समझते हैं कि इस्तीफों का जो ऑप्शन है बहुत गलत होगा, लेकिन इसके ऊपर तमाम जमातों का कंसेंसस होना ही जरूरी है, क्योंकि इस्तीफों के मामले में भी कंसेंसस होना चाहिए, बाकी मामलों में भी कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा अमल है कि ये कंसेंसस के बगैर इसकी तरफ जो है वो बढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन जो आपने इसका एनालिसिस किया है कि ऐसी सूरत में जो आईनी बहरान पैदा होगा उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, ये उससे मैं बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। इस आईनी बहरान को फ्रेश मैंडेट के बगैर नए इलेक्शन फ्रेश इलेक्शन के बगैर जो है वो पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आदम एतमाद का भी आपने बात की है और जो आप कह रहे हैं कि जी रास्ते में ये इतना बड़ा जुलूस होगा कि उंगली उठ सकती है और जा सकते हैं, तो क्या पूरी हुकूमत के जाने तक आप मसलन आप हटेंगे नहीं या इमरान खान सिर्फ इस्तीफ़ा दे देते हैं, क्योंकि अदम एतमाद तो सिर्फ इमरान खान के लिए होगा और ये जुलूस भी ये अगर कंडीशन आए कि सिर्फ इमरान खान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें तो मसला हल हो सकता है। एक तो सर ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और दूसरा ये सवाल भी रखना चाहता हूँ सर, और बहुत अहम सवाल है कि चले हम मान लेते हैं कि आपके दबाव की बुनियाद पर यह हुकूमत ख़त्म हो गई सर जनवरी में, और जाहिर है 2021 में फिर इलेक्शन होगा, तो सर ये बताइए ये एश्योरेंस कौन देगा कि 2021 का जो इलेक्शन होगा वो साफ सुथरा होगा और उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासी रोल नहीं होगा, यानी कोई रोल नहीं होगा और रोल ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरा ये कि आवाम का जो वोट है वो मैंडेट का एहतराम होगा अगले इलेक्शन में। देखिए डॉक्टर साहब, ये मौजूदा जो जद्दोजहद है इसकी बुनियाद ही ये है कि 2018 की इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाफित की, इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को बतौर किंग पार्टी सेलेक्ट किया, इस्टेब्लिशमेंट ने किंग पार्टी के लिए लोगों को जो है वो किसी को कान से और किसी को गर्दन से और किसी का बाजू मोड़ के इस किंग पार्टी में शामिल किए। उसकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। जो भी पंजाब महाज बनाया गया, फिर उस महाज को ले जाके बनी गाना में पटे पहनाया गया, यहाँ पे लोगों को इंट्रोड्यूस किए गए, उसके बाद इलेक्शन में लोगों को जो है वो सपोर्ट किया गया। तो वो ऐसे सबूत है कि उनके ऊपर तो यानी एक कौमी कंसेंसस है कि ये इस तरह से हुआ। तो जब इस बुनियाद के ऊपर तहरीक कामयाब होगी, किस बुनियाद पे? एस्टेब्लिशमेंट की मुदाफत के नतीजे में जो भी इलेक्शन रिजल्ट होगा या जो इलेक्शन का नतीजा होगा उसको कबूल नहीं किया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी मुदाखलत से जो हुकूमत बनेगी उस हुकूमत को जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन कामों से अपने आप को दूर रखेगी और तमाम अदारे जो है वो अपनी आईनी हदूद में काम करेंगे। अगर इस बुनियाद के ऊपर जो है ये मामला शुरू हुआ है और ये बुनियाद जो है ये तस्लीम कर दी जाती है, तो फिर आइंदा जो है तो फिर इस मुदाखलत का कोई जवाब ही नहीं बनता और फिर ये मुदाखलत जो है ये रुक जाएगी, ये नहीं होगी, क्योंकि मालूम होगा कि इस मुदाखलत के नतीजे में जो कामयाबी भी हासिल की जाएगी वो कामयाबी भी बिलाखिर जो है वो नाकामी पे ऊपर आके मुंतकिल होगी। तो इसलिए होपफुली अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये हुकूमत गिराने या हटाने की कामयाबी जो है इसके साथ साथ ये एस्टेब्लिशमेंट को कैसे से दूर करने और अपने आईनी करार का मालूम करने की भी तारीफ होगी। ठीक है अली मोहम्मद साहब, जो आप पर इल्ज़ाम आता है वो है सिलेक्टर का और आप 11 की 11 पार्टियां यही कहती हैं
एक आम तासुर है कि आपके साथ फौज खड़ी है, आप खुद भी कहते हैं कि एक पेज पे हैं। सर अगर ये इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं खड़ी होती, अल्लाह तो सबका है सर, यकीनन अल्लाह के फैसले को तो कोई रद्द नहीं कर सकता है, ये तो सब मुसलमान का ईमान है। लेकिन सर जो सवाल है कि अगर कल इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं खड़ी हो तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी, किस तरीके से ये जो इतने बड़े इस्तीफे आएंगे उनसे आप अपनी हुकूमत को बचा सकेंगे, या इत्तेहादी आपका साथ छोड़ जाएंगे जिसकी बुनियाद पे आप अक़लियत हो जाएंगे, उसकी कोई हिकमत अमली है सर आपके पास? डॉक्टर साहब देखें, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है और आई बी वेरी क्लियर, फौज हमारे साथ है। क्यों हमारे साथ है? क्योंकि हम हुकूमत वक्त है, आइन के मुताबिक वो पाबंद है। कल ये इनके साथ थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे। पीपल्स पार्टी के दौर में जब सदर जरदारी साहब की इंपीचमेंट की बात हुई, वो मौका था कि अगर ट्रेडिशनल एस्टैब्लिशमेंट होती तो वहां कू हो जाता, नहीं हुआ। मियां साहब के दौर में जब मियां साहब फारिग हो गए और डॉन लीग्स हुई, डॉन लीग्स वाज बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, हमारे दिफाई इदारों के खिलाफ। उस वक्त अगर एस्टैब्लिशमेंट ने कू करना होता, ट्रेडिशनल होती, कर लेती। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, एक बहुत बड़ी सोच अब आ गई है उस तरफ कि वो चीज अब नहीं है। किसी का ख्याल है ना कि कोई हो जाएगा 1999 या 77 या इस तरह, तो सॉरी, तो ये तो हमारे पश्तो में कहते हैं दखपल टटू दी पसूरी उतरा। इसका मतलब है कि अपनी खातिर जमा रखें, तो वो तो कोई नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरा देखें, मैं आपको साफ अल्फाज में कह रहा हूं, इमरान खान इस वक्त मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है। ये ऐसे ही है जैसे अपने प्राइम पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, या किसी जमाने में जब 86-87 में बेनज़ीर शहीद आई, वो अपनी प्राइम पे थी। मियां साहब ने भी एक दौर उरूज का देखा था। मुल्क के पॉपुलर लीडर को अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव के जरिए से पहले तो निकाल नहीं सकते, निकालेंगे निजाम ही नहीं रहेगा। और मैं दोबारा चैलेंज कर रहा हूं, 10 बंदे ये लाएंगे, हम 100 बंदे लाएंगे, किसी का बाप भी इस मुल्क में फिर जो है हुकूमत नहीं कर सकेगा। इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर क्राउड पुलर इन पाकिस्तान। तो ये बातें खत्म है। ये देखें, जो कुछ होगा आइन के मुताबिक होगा। इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास 2-3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन क्या है? पहली ऑप्शन ये है, गो एंड मूव नो कॉन्फिडेंस मूव, ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मूव, ले आए, अदम एतमाद ले आए, आपका आईनी हक है। दूसरा, गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह हम लोग गए थे, पिटिशन डालें कि भाई हमारे साथ धांधली हुई, आप लेट हैं, बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन अब भी करें, ठीक हो सकता है, एक्सेप्ट कर लें। एक आईनी रास्ता दूसरा आपके पास वो है। तीसरा आपके पास रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता ये है कि अगर इस मौजूदा सिस्टम में आप इलेक्शन हो जाता है 23 का, जो रूटीन में तो 23 में होना ही है, तो अगर हमने वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डॉक्टर दानिश साहब नहीं की जो जरूरत है वक्त की, जो हारेगा वो नहीं मानेगा। अमेरिका जैसे मुल्क में भी ये हो रहा है। अच्छा, ये इदारे हमारे इदारे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, चाहे पाक आर्मी है, चाहे हमारी जुडिशरी है, उसको हमने ही मजबूत करना है। वोट किसी जज को, किसी जर्नैल को अवाम ने नहीं दिया, हमें दिया है। हम जवाबदेह हैं अवाम के सामने डायरेक्टली। कल को हम गिला तब करेंगे जब हमने इन इदारों को मजबूत किया होगा। इस वक्त मौका है हुकूमत के पास भी, अपोजिशन के पास भी, कि वो आए और आईनी तरीके से इलेक्शन कमीशन को इतना स्ट्रांग करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरी याद के मुताबिक तो सन 85 के बाद इतने सारे इलेक्शन तो मैं देख चुका हूं। एक इलेक्शन तो आपने मेरे से पहले डॉक्टर साहब देखे होंगे। आपकी याद में डॉक्टर साहब कोई पड़ता है क्योंकि इलेक्शन हो, किसी एक कैंडिडेट के साथ किसी सूबाई या कौमी हल्के में धांधली हो जाए, वो बेचारा 5-5 साल ट्राइब्यूनल से नहीं निकल पाता, तो आए फिर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म करें कि फर्ज करें कल को राना साहिब के साथ हो जाती है कोई धांधली, या मेरे या किसी के साथ भी, टाइम फिक्स करें, 3 महीने के अंदर ट्राइब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला होना है, अगले 40 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, ताकि मेन इलेक्शन के 40 दिन के अंदर सारी पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो जाए, ताकि पैसे या किसी स्टे ऑर्डर पे कोई 5-5 साल, आपकी हुकूमतों में स्टे ऑर्डर पे वज़रा ने 5-5 साल गुजारे, नाम नहीं लेना चाहता, आपको सब पता है। ठीक तो मैं ये कहना ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अगर इन आखिरी बात डॉक्टर साहब, आखिरी बात,
अगर इन तमाम आईनी ऑप्शन में राना साहिब और हमारी बहन रुबीना खालिद साहबा को पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं है और आप आईनी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते, तो एक ही रास्ता है आपके पास। वो कहते हैं, वो पुरानी बसों के पीछे लिखा होता है ना, पास कर या बर्दाश्त कर। तो भाई बर्दाश्त करो, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया 2018 और रेफरेंडम की बात राना साहिब कर रहे हैं। तो अभी जीबी में रेफरेंडम हो गया है, बड़ी फैंटी पड़ी है अपोजिशन को, बड़ी फैंटी पड़ी है। ठीक है, बड़ी पड़ी है। यही तो मसला है सर कि फेंटी मार आप नहीं रहे, कोई और मार रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, अली मोहम्मद ने तो इमरान खान को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक जगह पे खड़ा कर दिया है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो खोकर आज पूरी कौम पछता रही है। तो क्या इमरान को खोने पे भी कल पछताएगी? क्या कहेंगी आप? मैं क्या कह सकती हूँ? मतलब अब क्या कहूँ, मेरा छोटा भाई है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुआवजा किसी सूरत में भी जो है किसी भी लीडर से नहीं किया जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद वो मुनफरद पर्सनालिटी है और वो शख्सियत है जिसका पूरी दुनिया न सिर्फ मुतरफ रही बल्कि पाकिस्तान ने जितना नुकसान किया अपना उसको खोने के बाद, वो किससे ढका छुपा हुआ नहीं है। और उनकी जो पॉलिसियां थी, जो उनका विजन था, जो उनके काम थे, वो आज तक जो है वो हमारे सामने है। हर शोबे में हम उनके, अगर आप, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको डॉक्टर साहब, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस्लामाबाद के अंदर एक चक्कर लगाएं और उसमें आप देखें कि हर एक शोबे से जो है बिल्डिंग होगी तो आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हाथ की लगाई हुई होगी। जो बंदा एटम बम का सोच रहा था ना, वो नेफटेक का भी सोच रहा था, वो फिल्म इंडस्ट्री का भी सोच रहा था, वो साथ में लोक विरसा की जो बिल्डिंग है वो मुल्क की सकाफत का भी सोच रहा था। वो विजन और वो सोच जो है वो तो मैं नहीं समझती कि ही वॉज अ जीनियस। मैं तो इन सिंपल वर्ड, ऐसे लोग जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं, उनका मुआवजा आप किसी से भी नहीं कर सकते। तो ये तो बाकी अली भाई जो है मेरा, उसके लीडर के लिए अपनी अकीदत मोहब्बत है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। बाकी मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर एक सवाल ज़रूर करूँगा, जिस तरीके से राना साहब से किया। उन्होंने कहा है कि जी मतलब उन्होंने तो कोई हमें हटा नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। तो और आपके पास जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन है। जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो तो यही है कि आप इस्तीफा दें और आज इस्तीफा दें, आज ये फारिग हो जाएंगे, ये तो है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ऑप्शंस सारे जो होते हैं ना कार्ड, वो बंदा एक दफा से नहीं खेलता। तरीका होता है हर, आप एक स्टेप 1 होता है, फिर स्टेप 2 होता है, फिर स्टेप 3 होता है। तो जब वो स्टेप 3 आएगा तो इंशाल्लाह वो भी किया जाएगा। लेकिन अभी जो हम अवाम के पास गए हैं, अवाम का हमने जो है उनकी मालूम की है कि अवाम की ख्वाहिश क्या है, क्योंकि इस वक्त अवाम तंग है इससे। अपोजिशन तो चले मुखालफत करती है, अपोजिशन का काम है मुखालफत करना होता है, लेकिन इस वक्त जो अवाम की हालत है इस महंगाई के हाथों, इस कमर तोड़ महंगाई के हाथों, कि जैसे मैं अक्सर ये कहती हूँ कि गरीब की रोटी, तो आपने सुना होगा डॉक्टर साहब कि गरीब के मुंह से रोटी का नवाला लोग छीनते थे। ये पहली दफा है मेरे ख्याल में दुनिया की हिस्ट्री में कि इन्होंने तो गरीब के मुंह से दवा तक छीन ली है। मतलब अब फाका तो बंदा कर ले, 2 टाइम की बजाय 1 टाइम की रोटी खा लेगा, लेकिन जिसको दवाई चाहिए डेली बेसिस पे अपने हिसाब से चाहिए, उसको तो खानी ही खानी है, और कुछ ना करते कम अज कम। तो ये ही रहम कर लेते इस मुल्क के अवाम के ऊपर कि कम अज कम अद्वियात में जो ये इजाफे हैं इसका कोई सदबाब कर लेते। बाकी तो चले, बिजली है नहीं लोग इस्तेमाल करेंगे, बाकी और चीजें जिसके बगैर गुजारा हो पैसे बंदा नहीं लेगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके बगैर। अच्छा, आखिरी एक स्टेटमेंट, आखिरी चीज है कि एक न्यूज थी पीपल्स पार्टी की तरफ से निकली है कि जो इनके इत्तेहादी हैं वो जरदारी साहब से राब्ते में हैं
और शायद पीटीआई की हुकूमत को किसी वक्त भी छोड़ दें। क्या ऐसी कोई न्यूज़ है आपके पास? देखिए, इत्तेहादी भी तो नेचुरली जब आपके साथ आते हैं तो वो किसी अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं, और वो भी जब देख रहे होते हैं कि जब कश्ती डूब रही होती है तो फिर लोग बोझ तो उससे उतरेंगे जी, बोझ उतारा करते हैं कहते हैं ना। तो वो तो इट इज अंडरस्टैंडेबल ऑन द पार्ट ऑफ द जो है इत्तेहादी, क्योंकि वो तो ना इनकी आइडियोलॉजी के हैं ना इनके पार्टी के हैं। उन्होंने तो अपनी वो देखनी है सर्वाइवल, और अपना सर्वाइवल जहां वो देखेंगे वो वहीं जाएंगे। लेकिन सिलेक्टर का जो वो सिलेक्टर जो हैं जिन्होंने उतरना है कुर्सी से, वो उतरेंगे नहीं उतरेंगे, उन्हीं पे तो बेस किया हुआ है। बिल्कुल एक जुमला। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये इनकी गलतफहमी है, क्योंकि जब सरों से हाथ उठ जाते हैं ना तो फिर इसी तरह की बातें लोग करते हैं जो आजकल आप देखते हैं 24/7 ये जो फौज है नुमाइंदों की। अली तो चलो इलेक्टेड है, लेकिन जो बाकी इनके जो एक अनइलेक्टेड फौज है नुमाइंदों की, वो जो